पूरा जो हिस्सा आप इस वक्त देख रहे हैं, ये ख़ासतौर से रेड कलर का जो पूरा हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वो सारे हिस्से हैं जो अफेक्टेड हो सकते हैं, जहां पर सुनामी का ख़तरा है, जिसे लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। और जापान ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा करीब है जहां पर यह भूकंप आया है, और उसी को देखते हुए जापान में इस वक्त सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। लोग एहतियातन अपने घरों की छतों पर हैं, अपने जो भी उनके मकानात हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनके टॉप फ्लोर पर चले गए हैं, ताकि अगर किसी भी तरह से सुनामी आती है, उनकी तेज़ लहरें आती हैं, ऊंची लहरें आती हैं, तो वो अपने और अपनों के परिवारों को सुरक्षित रख पाएं। अब आप देखिए इसको, ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, और ये अब ये 5.3 5.4 क्या ये क्या मेंशन कर रहा है, मैं इसको आपसे बताने की कोशिश करूंगा। हम किसी भूवैज्ञानिक से जुड़ेंगे और समझेंगे कि आखिर ये जो मैप है ये क्या रहा है, ये क्या बता रहा है। लेकिन ये पूरा जो तटीय इलाका आप देख रहे हैं, ये यहां से लेकर ये पूरा हिस्सा अफेक्टेड होने वाला है। अगले 32 घंटों में इन सारे हिस्सों के लिए जो है वो सुनामी का अलर्ट है, यानी पूरा का पूरा जो नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, ये पूरा हिस्सा जो है, इसमें लहरें जो है वो ऊंची ऊंची उठेंगी। 3 से 4 मीटर तक इसकी ऊंचाई हो सकती है, इससे ज्यादा भी कुछ जगहों पर हो सकती है। और इसी को देखते हुए जो सरहदी इलाके हैं, जो तटीय इलाके हैं, वो तमाम तटीय इलाकों पर खतरा होगा। अब इन लहरों को आप देखिए, रशिया का जो कामचात्का का जो प्रायद्वीप है, उनके तटीय इलाकों की तस्वीरें आ गई हैं। कितनी ऊंची ऊंची लहरें इस वक्त यहां पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन आसपास आपको इस हिस्से में आपको आबादी अब दिखाई देगी। ये देखिए, ये आबादी वाला हिस्सा है, और ये समंदर का जो किनारा, वहां से जब ये लहरें अगर 3 से 4 मीटर तक ऊपर उठेंगी तो ये रिहायशी इलाकों में दाखिल हो जाएंगी और फिर रिहायशी इलाकों में नुकसान करेंगी। अब ये इस मैप के जरिए देखिए, ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कहीं कोई चीज अगर कंपन पैदा हुई, अगर कोई चीज हिली, तो उसके बाद पानी में जो लहरें पैदा होती हैं, फिर वो आगे बढ़ते हुए और खतरनाक होती चली जाती हैं। जैसे जैसे वो लहरें आगे चल रही हैं, तो आखिरी सिरे पर आकर के, यानी तट से जब वो टकराएंगी, तो वो अपने सबसे खतरनाक रूप में होंगी, जिसके लिए कहा जा रहा है कि उसकी ऊंचाई उस वक्त 3 से 4 मीटर, यानी 13 फीट, 14 फीट, 15 फीट या उससे ज्यादा हो सकती हैं। और इसीलिए उन तमाम इलाकों में जो तटीय इलाके हैं, चाहे वो अमेरिका के हों, जापान के हों, जापान तो करीब करीब चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, और इसीलिए जापान में सबसे ज्यादा खतरा फुकुशिमा पावर प्लांट को खासतौर से बंद किया गया, क्योंकि पिछली बार कुछ रिसाव भी वहां से हुआ था। अब एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को देखिए, कितनी बेचैन ये लहरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं, खौफनाक शक्ल ले चुकी हैं। और ये है नीचे की तरफ जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये रिहायशी इलाके हैं, ये इमारतें दिखाई दे रही हैं। अगर समंदर की लहरें सरहदों से बाहर निकल के अपने तटीय इलाकों की तरफ आती हैं, तो फिर इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक नुकसान की बात होगी, बड़ी परेशानी की बात होगी। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने तटीय इलाकों को छोड़ना शुरू कर दिया है, और वो अपने लोगों को लेकर के वो सुरक्षित जगहों की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे वक्त अभी और गुजरेगा, वैज्ञानिक बता रहे हैं, भूवैज्ञानिक बता रहे हैं, जो सिस्मोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, वो बता रहे हैं कि लहरों की ऊंचाई समंदर में और बढ़ेगी, और जो रिहायशी इलाके हैं उन इलाकों के लिए खतरा होगा। और इसी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी अमेरिका के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, उसने भी इसको लेकर के खासतौर से वो भी पूरे हालात पर नज़र बनाए हुए, ताकि किसी भी तरह की मुश्किल से निपटा जा सके। जो तमाम एजेंसीज़ हैं जो आपदा प्रबंधन को देखती हैं, वो सारी एजेंसीज इस वक्त अलर्ट मोड में हैं। आप देखिए, इन लहरों को देख करके आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये कितनी खौफनाक शक्ल ले रही हैं। अभी दोपहर में हिंदुस्तान के जब 12 साढ़े 12 बजेंगे, उस वक्त तक स्थिति और ख़राब होगी। अब इस समंदर से सटे हुए जो तटीय इलाके हैं, उन तमाम तटीय इलाकों के लिए अगला 24 से 32 घंटा मुश्किलों भरा रहने वाला है। 8.8 ये लहरें आप देखिए, ये तेज़ लहरें जब किसी रिहायशी इलाके में घुसेंगी तो वहाँ पर क्या हालात पैदा करेंगी, कितनी खौफनाक स्थिति बनेगी वहाँ पर, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। साल 2011 में जापान ने एक भीषण भूकंप देखा, जिसके बाद सुनामी आई और काफ़ी ज़्यादा लोगों की जानें वहाँ गई थी। एक बार फिर से हम चलते हैं मेरी सहयोगी ज्योत्सना के पास न्यूज़ रूम। ज्योत्सना, कोई और अपडेट आपके पास?
बिल्कुल हुसैन, अभी रिंग ऑफ फायर इलाके की बात हो रही थी, तो मैं इस मैप के जरिए वो आपको पूरा इलाका समझा रही हूँ, हमारे दर्शकों को समझा रही हूँ। जितना आप ये वाला रीजन देख रहे हैं, ये जापान, ये वो इलाका रशिया में जहाँ पर भूकंप आया। इसके अलावा ये पूरा रशिया क्षेत्र, ये अलास्का का इलाका है जो अमेरिका का नदर्न स्टेट है। इसके अलावा आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये पूरा जो रीजन है ये रिंग ऑफ फायर है। और इस रिंग ऑफ फायर को आप इस लिहाज से भी समझिए कि ये साइबेरिया, ये जो रशिया का ऊपर का एरिया है, जो जहां पर आर्टिक के आपको रीजन नजर आएगा, सब आर्टिक रीजन नजर आएगा। ये ऐसा बर्फीला इलाका है जहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। और इस रीजन से लेकर अलास्का भी एक ऐसा रीजन है जहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। वहां पर जीवन पाना भी बहुत मुश्किल है। ये पूरा रीजन सबसे ज्यादा इफेक्टेड रहता है सुनामी और अर्थक्वेक की वजह से। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस रीजन में अर्थक्वेक आया हो। इस रीजन में बहुत सारे अर्थक्वेक आए हैं, लेकिन इस इंटेंसिटी का अर्थक्वेक जो है वो बहुत अलर्ट करने को लेकर ये कहता है कि जो 8.8 की तीव्रता का अर्थक्वेक है वो कैटेगरी 8 में आता है। कैटेगरी 5 से कैटेगरी 12 बहुत डेंजरस कैटेगरी है। और अगर कैटेगरी 8 का अर्थक्वेक रशिया में आया है तो जाहिर सी बात है कि उसका इफेक्ट ये पूरे रिंग ऑफ फायर रीजन में देखने को मिलेगा, जिसमें जापान शामिल है, रशिया शामिल है, रशिया का ये साइबेरियन इलाका शामिल है। इसके अलावा अमेरिका का ये जो नदर्न मोस्ट इलाका है, अलास्का, वो शामिल है। नीचे हवाई द्वीप तक में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और हवाई द्वीप में इसका इफेक्ट ज्यादा इसलिए है क्योंकि जब आप नीचे समुद्र की तरफ बढ़ेंगे और जो इम्पैक्ट है वो समुद्र से लगभग 19 से 20 किलोमीटर नीचे है, तो उसका असर हवाई और जो यहाँ पर दूसरे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं वहां पर भी देखने को मिलेगा। और सुनामी की लगभग 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। और क्योंकि जो अर्थक्वेक की टेंडेंसी है वो रीअकरेंस की है, बार बार आने की है, तो जाहिर सी बात है कि अब अलर्ट, हर देश अलर्ट है। इस अर्थक्वेक से सिर्फ इस लिहाज से बचा जा सकता है कि हमारी तैयारी कितनी है। और उस लिहाज से आप जापान देखें, यूएसए देखें, आप कनाडा का जिक्र कर रहे थे, जो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी अर्थक्वेक के बाद और खासतौर से ग्रेट अर्थक्वेक के बाद जो आफ्टर शॉक्स आते हैं वो सुनामी के खतरे को और बड़ा और खतरनाक बना देते हैं। और मैं साल 2011 की जो रिपोर्ट है वो इस वक्त मैं देख रहा था, तो उस वक्त तो 30-30 मीटर ऊंची लहरें उठी थी और एक भयानक तबाही जापान ने देखी थी। हालांकि उस वक्त परमाणु जो उनका फुकुशिमा पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहां भी रेडियो एक्टिव रिसाव हुआ था, उसकी वजह से नुकसान बढ़ा था और तकरीबन 2 लाख लोगों को वहां से इवैक्यूएट करके हटाया गया था। इस बार किस तरह की तैयारी इन सारे देशों ने की है, क्योंकि अगर आफ्टर शॉक्स आते हैं तो सुनामी का खतरा और खतरनाक हो सकता है। तो क्या जो तटीय इलाके, उन इलाकों को खाली करवाने की शुरुआत हुई है? ऐसे क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे लोगों की जानें बचाई जा सके? आपने सुनामी का जापान में जिक्र किया, तो वो जो न्यूक्लियर प्लांट था फुकुशिका का, उसको तो पहली बात खाली करा लिया गया है। और जब इस तरह के अर्थक्वेक आते हैं और रिंग ऑफ फायर के इलाके की हम पूरी बात कर रहे हैं, तो ये पूरा कोस्टल एरिया है। तो कोस्टल एरिया में सबसे ज्यादा नुकसान जो वहां पर बंदरगाह हैं, जो पोर्ट हैं, उन्हें, और जो इस आबादी में गांव के लोग रहते हैं। और ये जो अलग अलग ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आप यहां पर देख रहे हैं, जिसमें फिजी शामिल है, जिसमें मेक्सिको शामिल है, जिसमें पनामा शामिल है, ग्वाटेमाला शामिल है, हवाई शामिल है। इन आइलैंड्स को दरअसल यहां पर लोगों से बोला गया है कि अगर आप किसी सुरक्षित जगह में जा सकते हैं तो जाइए, समंदर से दूर रहिए, क्योंकि जब ये ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी और सुनामी यहां पर आएगा तो इसका इंपैक्ट दूर तक देखने को मिलेगा। और जो आसपास के गांव है, आबादी हालांकि यहां पर कम है, 200-300 की आबादी के लोग यहां पर रहते हैं। जब आप ये नीचे वाले इस रीजन की तरफ आएंगे यूएसए के, तो यहां पर जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और जो यहां पर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, यहां पर आबादी कम है, लेकिन क्लस्टर में बहुत सारे लोग रहते हैं। इसलिए इन्हें कहा गया है कि आप समंदर से दूर रहिए, क्योंकि बहुत पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि यहां से एयरलिफ्ट करके इन्हें यूएसए या फिर जो भी नियरेस्ट लैंड है वहां पर ले जाया जाए। और क्योंकि अगर सुनामी का इफेक्ट इस रीजन में है तो जाहिर सी बात है दोबारा भी होगा। तो ऐसे में सिर्फ हम सतर्क रह सकते हैं, हम खतरे से खुद को बचा सकते हैं, लेकिन इस खतरे को टाला नहीं जा सकता है।